हाय गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है कि अभी 30th मार्च से लेके 5th ऑफ अप्रैल के इन बिटवीन जो है उन तमाम लोगों को यूनिवर्सिटीज से रिप्लाई आने वाला है कि आप लोगों का एडमिशन हो गया है। अब एडमिशन के बाद जो सबसे क्रूशियल स्टेज रह जाती है वो है जी इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू अगर अच्छा हो जाता है तो इट मीन्स कि आपको वीजा ग्रांट हो जाएगा, और अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली मायूसी होगी। तो मायूसी ही से बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप सबका वीजा ग्रांट हो जाए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इंटरव्यू के बगैर भी आपको वीजा ग्रांट हो जाता था, और बहुत कमोबेश केसेस में इंटरव्यूज कंडक्ट होते थे। लेकिन अब वीजा इंटरव्यू जो है वो कंपलसरी हो गया है। उसकी कुछ रीजंस हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजों को हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिनका खमियाजा या तो फिर हमें भुगतना पड़ता है या हमसे बाद में आने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। और यही केस जो है वो स्वीडन के केस में हुआ है। इसी वजह से जो है वो इंटरव्यू कंपलसरी किया गया है ताकि वीजा ऑफिसर आपको जज कर सके, आपके डॉक्यूमेंटेशन को देख सके कि क्या रियल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई फेक स्टेटमेंट तो नहीं लगी हुई। क्योंकि पहले ये चीजें होती रही हैं, लेकिन अब ऐसा होगा, वो आपको काउंटर चेक करेंगे। आप इसके लिए रेडी रहिएगा। किसी किस्म की फेक स्टेटमेंट, किसी किस्म का फेक पेपर ना लगाइएगा। तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको वीजा ना मिले। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि इस साल जो स्वीडन की माइग्रेशन एजेंसी है उसका प्लान है कि 25 टू 28,000 स्टूडेंट वीजा ग्रांट करने हैं। तो आप उनमें से हो सकते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने कोई फेक स्टेटमेंट नहीं लगाई, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपको अपने कोर्स का नॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी का नॉलेज है, आपको मालूम है कि आप क्या करने जा रहे हैं, और आप कॉन्फिडेंटली आंसर्स करते हैं, तो आपका वीजा ग्रांट जरूर होगा। जी, तो सबसे पहले तो आपने इंटरव्यू की डेट मिस नहीं करनी और ना ही लेट होना है। आपने टाइमली एम्बेसी में पहुंच जाना है, जो कि इस्लामाबाद में F6 में है और इंडिया में न्यू दिल्ली में है। तो टाइमली पहुंच जाएं, और इसकी इंटरव्यू डेट को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि डेट लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि रिजेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका कोर्स जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा जब तक कि आपको दोबारा से डेट मिलेगी। तो बी केयरफुल, आपने इसको मिस नहीं करना। सेकेंडली, आपने कंफ्यूज नहीं होना, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। ये बहुत मैटर करता है, और आपके इंटरव्यू का सारा दारोमदार जो है वो आपके कॉन्फिडेंस पे है। क्योंकि आपको ये सारी चीजें मालूम होगी कि आपने किस कोर्स में जाना है, आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या करना है, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, आपके पास जो है आपकी सैलरी कितनी है, ये आपको सब कुछ मालूम है। लेकिन अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया और किसी जगह पे शेकी हो गए तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। तीसरे नंबर पे, वीजा ऑफिसर आपसे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछ सकता है, आप बीइंग ए पर्सन, कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बताएं कि मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में वो थोड़ा बहुत पूछ सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन उनके पास ऑलरेडी होती है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए। ये डिटेल में तो कभी नहीं पूछेंगे, ओवरव्यू होना चाहिए। देन कम्स टू कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपको उस यूनिवर्सिटी का मालूम होना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी किस काउंटी में है, उस काउंटी का मालूम होना चाहिए। और वो किस शहर में, उस काउंटी के किस शहर में है, तो उस शहर का मालूम होना चाहिए। लाइक अगर मैं स्टॉकहोम की एग्जांपल देता हूं, तो स्टॉकहोम जो है वो काउंटी भी है और सिटी भी है। तो इस केस में वो बंदा ये कह सकता है कि मैं स्टॉकहोम काउंटी में जा रहा हूं और शहर भी स्टॉकहोम ही है, और स्टॉकहोम जो यूनिवर्सिटी है वो स्टॉकहोम सिटी में ही सिचुएटेड है। तो ये एक सिंपल सा आंसर है। इसी तरह से उपसाला की बात कर लेते हैं। तो उपसाला यूनिवर्सिटी जो है वो उपसाला काउंटी में है।
अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है। आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, वो आपके बारे में कुछ नहीं पूछेगा, उससे मालूम पड़ जाएगा कि आपकी स्टडीज़ में गैप नहीं है। 1-2 साल का गैप भी जो है वो भी मैटर नहीं करता। इन केस के वो फर्दर बढ़ता है तो वो आपकी स्टडीज के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर सकता है कि आपने क्या पढ़ रहे हैं और किस कोर्स में जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका कोर्स जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए। आपने क्या पढ़ा है और आप आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसकी रेलिवेंस होना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप मैनेजमेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं या मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो आपका नेक्स्ट कोर्स भी जो है वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। सिमिलरली कि आपकी आईटी की फील्ड है तो आपका नेक्स्ट कोर्स जो आपने अप्लाई किया हुआ है वो आईटी से रिलेटेड होना चाहिए। ये रेलिवेंस बहुत मैटर करता है और इसी पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है कि आप वाकई एक्चुअल स्टूडेंट हैं। इसके अलावा वीज़ा ऑफिसर क्या पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कि जी आपकी एकोमोडेशन की क्या अरेंजमेंट है। आप ये कह सकते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी से एकोमोडेशन हो चुकी है। अगर नहीं हुई तो आप उस केस में भी बता दें कि मेरी कम्युनिकेशन चल रही है, एज सुन एज मेरा वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो मैं उससे फाइनलाइज कर दूंगा। इसके अलावा क्या है, आप ये कह सकते हैं जो प्राइवेट हाउसिंग एसोसिएशंस हैं उनके साथ अगर आपकी कम्युनिकेशन हो रही है तो आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं, ब्लॉकेट का रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये चीज़ें उसके लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग होंगी। तो वीज़ा ऑफिसर के लिए ये मुश्किल नहीं होगा कि आप ऑलरेडी इस प्रोसेस को जानते हैं और आप इसको लेके चल रहे हैं और एज सुन एज आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो आप इसे फाइनलाइज कर देंगे। जी तो दोस्तों, इसके अलावा जो वीजा ऑफिसर है वो आप लोगों से पूछ सकता है आपके कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। वो ये भी हो सकता है कि आपके कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। वो ये भी हो सकता है कि आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर का क्या नाम है। वो इसलिए क्योंकि कोर्स कोऑर्डिनेटर जो होता है वो आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब आपने अप्लाई करना है या आपको एडमिशन लेटर भेजना है तो वो कोर्स कोऑर्डिनेटर कर रहा होता है। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका कोर्स जो है वो कितने क्रेडिट आवर्स का है। आपको इस चीज का भी आइडिया होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड हैं और आप जब अप्लाई करते हैं तो आप ऑलरेडी इनसे गो थ्रू हो चुके होते हैं। तो इतने बड़ी कोई याद रखने वाली चीज नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप याद रख लें। जी तो अगर तो आपकी स्टडीज में गैप है तो उस गैप को कैसे कवर किया जा सकता है। अगर तो आप जॉब करते रहे हैं तो देन तो कोई इशू नहीं है। आपके पास आपका एक्सपीरियंस लेटर या जॉब लेटर जो कि डिपिक्ट कर रहा हो आपकी सैलरी स्लिप से और बैंक स्टेटमेंट से भी। जी अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स लाइक बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप और आपकी वर्बल स्टेटमेंट जो है वो आपस में मैच कर रही हैं तो फिर तो वीज़ा ऑफिसर के लिए कोई इशू नहीं होगा उसे अप्रूव करना। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब इंटरव्यू में बैठा और उस वक्त मैं चूंकि मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मुंसलिक था और मेरे डॉक्यूमेंटेशन में ये क्लियरली डिपिक्ट हो रहा था कि मेरी सैलरी कितनी है, मेरी बैंक स्टेटमेंट कितनी है और ये अमाउंट कहाँ से आई है। तो उसके लिए इसको अप्रूव करना कोई इशू नहीं हुआ। और आप लोगों को भी यही मैं सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो चीज़ें आपने सबमिट करवाई हुई हैं वो उससे डिपिक्ट करनी चाहिए जो आप बोल रहे हैं। तो फिर वीज़ा ऑफिसर के लिए उसे अप्रूव करना और उसे समझना मुश्किल नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो क्या हो सकता है जी, वो हो सकता है कि आपको फाइनेंस कौन कर रहा है। अब फिर वही बात आ जाती है कि अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आप बता सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे भाई कोई भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। और अगर बैंक स्टेटमेंट की बात आती है कि ये बजट कैसे आया तो अगेन फिर आप वही स्टेटमेंट देंगे कि ये मेरे जो है वो रिलेटिव के अकाउंट से आया है और ये मेरा ब्लड रिलेटिव है। इसके लिए ब्लड रिलेटिव होना बहुत ज़रूरी है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर केस ऑफिसर यहाँ पे पकड़ लेता है इस पॉइंट को तो यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। नाउ कम्स के अगर आप शादीशुदा हैं और आप अकेले
यहाँ पे आ रहे हैं और आपके स्पाउस जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, तो आप उनका बता सकते हैं कि आपके स्पाउस आपके स्टडीज़ को जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। इन केस के आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, देन आप ये बता सकते हैं, अगर कोई एकदम से आपने डिपॉजिट करवाया हुआ है तो आप बता सकते हैं कि आपके पास कोई एसेट्स थे, लाइक कोई गाड़ी थी, कोई आपके प्रॉपर्टी थी, उसकी सेल डील आपके पास होनी ज़रूरी है। वो आप उसे सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर बिल्कुल आपके सामने बैठा होगा और 10 से 15 मिनट का से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होगा। अगर आप स्मूथली चलते रहे तो मैक्सिमम 25 मिनट 30 मिनट लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। स्वीडिश जो केस ऑफिसर्स हैं, मैं पिछले तकरीबन 6 साल से इनके साथ हमारा वास्ता है, किसी कभी भी इतना लंबा इंटरव्यू नहीं हुआ और इनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि किसी एक बंदे पे 1 घंटा जो है वो स्पेंड करें। ये क्विक डिसीजन दे देते हैं अगर आप स्मूथली चल रहे हैं तो। अब बात करते हैं, मैंने बात की कि फैमिली के साथ अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बता देना है कि कुछ हमारे एसेट्स थे, आप उनको जो है वो एज ए प्रूफ बता सकते हैं कि ये उनके प्रूफ हैं जिनकी बदौलत ये इनकम जो है वो हमारे अकाउंट में आई है। अब बात आ गई जो बंदा खुद को स्पॉन्सर कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, तो लाइक मेरे केस में मैंने खुद से सब कुछ किया और मैंने जस्टिफिकेशन क्या दी, क्योंकि मेरे पास गाड़ी थी, मैंने गाड़ी सेल आउट की, कंपनी से प्रोविडेंट फंड लिया हुआ था, चूंकि उसी कंपनी अकाउंट से मुझे सैलरी ट्रांसफर होती थी और उसी अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे सबमिट हुए, तो उसमें कोई और जो है एलिगेशन रह नहीं जाता था। उन्होंने इजीली जो है उसको अप्रूव कर दिया। अब और क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आगे और कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं आने वाली, ज्यादा वो ये पूछ सकता है कि वाई स्वीडन? क्योंकि हम लोग इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, वाई वी आर मूविंग टू अ नॉन स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री? तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि जब हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि स्वीडन में 90 प्लस जो परसेंटेज है लोग वो इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश इज वेरी कॉमन और इट्स वेरी ट्रू। सेकेंडली आप ये कह सकते हैं कि आप यूरोप में जाना चाहते थे और यूरोप के किसी एक अच्छे मुल्क में जाना चाहते थे जहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग रहते हों, जहाँ पे इक्वलिटी को जो है वो प्रमोट किया जाता हो, तो वो इस चीज को बड़ा लाइक करते हैं। आप ये पॉइंट कोट कर सकते हैं। थर्ड जो आप पॉइंट कोट कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो स्वीडिश यूनिवर्सिटीज हैं वो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती हैं, और उस केस में आप 2 से 3 यूनिवर्सिटीज का नाम ले सकते हैं। उनमें सेरेफेरिस जो है वो कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी है जो कि स्टॉकहोम में है, लुंद यूनिवर्सिटी है वो लुंद में ही है, उमिया यूनिवर्सिटी है। ये 2-3 जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं, तो आप इन यूनिवर्सिटीज को जो है वो कोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका आपको मालूम होना चाहिए। वो ये हो सकता है कि आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपके क्या गोल्स हैं। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैं पाकिस्तान वापस आके या इंडिया वापस आके ये मेरे प्लान्स हैं, मैं ये करने वाला हूं। और दूसरे केस में आप ये भी कह सकते हैं कि जी मैं स्वीडिश मार्केट में रह के ही अपने कैरियर को प्रोसीड करूंगा। इसके लिए आप लोगों को ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि स्वीडिश जो माइग्रेशन एजेंसी है वो आपको स्टडीज के बाद जॉब सीकिंग वीजा के लिए परमिशन देती है। तो इट मींस कि आप स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद स्वीडन में ही अपने करियर को आगे लेके चल सकते हैं। तो आप ये आंसर उसे दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बाय लॉ जैसा कि स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी जो है वो ये कहती है कि आपको जॉब सीकिंग वीजा मिलेगा, तो वो आप अगर आपकी मेयार के मुताबिक आपको जॉब मिल जाती है, आपके कैरियर को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो आप वहां पे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये आंसर बड़ा जो है वो उससे कन्विंस करने के लिए काफी होगा कि आपको नाउ हाउ है कि आप क्या करने जा रहे हैं और आपके गोल्स क्या हैं। आप
बिल्कुल ही जो है वो किसी के बिहाफ पे अपने केस को प्रिपेयर कर नहीं आ रहे, बल्कि आपने अपना केस खुद प्रिपेयर किया है और आप एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के साथ अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इसके अलावा मेरे दोस्तों, कोई खास क्वेश्चंस नहीं होंगे। इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड जो है वो केस ऑफिसर आपसे बात करेगा। बेसिकली मैंने आपको बताया कि उसका पर्पस आपको सिर्फ चेक करना है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, आपने करेक्ट डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आपका कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं लगा हुआ, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप जाके रियल जो है वो स्टूडेंट है, आप जाके अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर पाएंगे या करेंगे। सिर्फ ये उनका पर्पस है। स्वीडिश जो केस ऑफिसर्स हैं वो बहुत नाइस होते हैं। जब आप जाएंगे तो वो बड़े एक नाइसली तरीके से एक अपनी गुफ्तगू को स्टार्ट करेंगे और आपको एक कंफर्टेबल जोन में लेके आके फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। तो फिर मेरी आपसे यही एडवाइस होगी कि प्लीज अपने कॉन्फिडेंस को शेक ना होने दीजिएगा और किसी किस्म का जो है ना फेक स्टेटमेंट ना आप दीजिएगा। कहीं से ये ना हो जाए कि वो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाए और आप अपने वीजा को लूज कर दें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी मेरे ख्याल से वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए इस वीज़ा इंटरव्यू के लिए। और आई होप कि आप सब जो इस वीडियो को देखेंगे और देखने वाले हैं, आप सबका जो है इंटरव्यू बहुत अच्छा हो। और अगर आपको किसी किस्म की फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। आपको जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको 1-2 दिन तक जो है वो रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने माँ बाप की दुआएं लेते रहें और इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।